नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रेपरेटर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 9 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया है? उत्तर भारत। भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब विश्व स्तर पर दिखने लगी है। निक्की एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। निक्की एशिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी हैं। चीन में कुल 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाला अमेरिका 15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ है। प्रश्न। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? उत्तर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। तोमर पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र उमियम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान परिसर के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने री भोई जिले के किरदेमकुलई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक खंड कार्यालय और बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर हमारे देश का स्वर्ग है और मेघालय का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि सभी प्रयास करने पर इसे विकसित किया जा सकता है। प्रश्न। पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर हैदराबाद। फॉर्मूला ई रेस का आयोजन अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करेगा। आयोजकों ने इसकी पुष्टि की। बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्री के आयोजन के बाद देश में यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। फॉर्मूला ई और मोटरस्पोर्ट्स की संचालन संस्था FIA ने आगामी 9वें सत्र 2022-23 का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। चैंपियनशिप का चौथा दौर भारत के हैदराबाद में 11 फरवरी को होगा, जबकि ब्राजील के प्रशंसक 25 मार्च को 7वें दौर में साओ पाउलो ई-प्री देख पाएंगे। प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव सान्याल की नई पुस्तक कौन सी है? उत्तर क्रांतिकारी। इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं और उनमें से बहुत से लेखक और उसके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित हैं। इतिहास के स्वीकृत संस्करण के रूप में एक परिप्रेक्ष्य जितना अधिक विकृत होता है, उतना ही अधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने वाले और 11वीं शताब्दी से लगातार बाहरी आक्रमण के अधीन रहने वाले भारतीयों पर जो इतिहास थोपा गया है, वह भी उनका अपना नहीं है। प्रश्न। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के कौन से शहर शीर्ष पर है? उत्तर चेन्नई। रोजगार के लिहाज से दक्षिण भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर हैं। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पर है। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई लिस्ट में है। ये आंकड़ा अवतार की एक रिपोर्ट में सामने आया है। अवतार वर्कप्लेस को लेकर गणना करती है। इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों की लिस्ट दी गई है, जो महिलाओं के रोजगार के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयंबटूर और मदुरै शामिल हैं। प्रश्न। किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया? उत्तर पुरुषोत्तम रुपाला।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इन एमवीयू को यूनिफॉर्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुपालक पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम एमवीयू में भेजेंगे। प्रश्न: किसके अनुसार भारत के लिए 1901 के बाद 2022 पांचवां सबसे गर्म साल रहा? उत्तर: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD). देश में 1901 के बाद से साल 2022 को पांचवा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1901 से ही मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। मौसम विभाग कार्यालय ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु पर दिए एक बयान में कहा कि जमीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981-2010 की अवधि का औसत तापमान है। प्रश्न: किस मंत्रालय ने 50 ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी? उत्तर: संस्कृति मंत्रालय। देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसद में जानकारी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि देश के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से 50 स्मारक लापता हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्मारकों का गायब होना गंभीर चिंता की बात है। लापता स्मारकों में उत्तर प्रदेश के 11 स्मारक शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में 2-2 स्मारक गायब बताए गए हैं। इस लिस्ट में असम, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों के स्मारक भी शामिल हैं। प्रश्न: एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? उत्तर: डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे। पूर्व सदस्य कार्मिक डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था। प्रश्न: 6 से 8 जनवरी तक देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर: गोवा में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक, हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रश्न: इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी किसे मिली? उत्तर: SBI म्यूचुअल फंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI म्यूचुअल फंड की योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड को भी बैंक में 99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में खरीदारी गतिविधि में वृद्धि देखी गई, अन्यथा कमजोर व्यापक बाजार में शेयर की कीमत 7% तक बढ़ गई और एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। प्रश्न: किस बैंक ने व्यवसायों के लिए पुनर्तः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने हेतु ओपन के साथ साझेदारी किया है? उत्तर: एक्सिस बैंक।
भारत निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने एसएमई, फ्रीलांसरों, होमप्रेन्योर्स सहित अपने ग्राहकों के लिए पुनर्तः नेटिव डिजिटल कर्ट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करने हेतु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग उद्यम ओपन के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी भुगतान, लेखा, पेरोल, अनुपालन, व्यय प्रबंधन और कई अन्य सेवाओं सहित व्यापार प्रबंधन के लिए ओपन के समग्र वित्तीय स्वचालन उपकरणों के साथ साथ एक्सिस बैंक का संपूर्ण बैंकिंग अनुभव विशाल व्यावसायिक समुदाय को उपलब्ध कराती है। प्रश्न: सरकार ने किस राज्य की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? उत्तर: लद्दाख। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर, सांसद जाम्यांग तसेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। प्रश्न: Y20 समिट के थीम, लोगो और वेबसाइट ने को लॉन्च किसने किया है? उत्तर: अनुराग ठाकुर। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास है। G20 के अंतर्गत कुल 11 एंगेजमेंट ग्रुप है। इस महीने से G20 के एंगेजमेंट ग्रुप की बैठकें भी शुरू होंगी। इससे पहले 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। प्रश्न: इटली के किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है? उत्तर: जियानलुका वियाली का। इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। जियानलुका वियाली को साल 2017 में कैंसर का पता चला था। कैंसर के कारण ही उनकी निधन हुई है। अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के बाद अब जियानलुका वियाली ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। इटली के फुटबॉल महासंघ ने जियानलुका वियाली के निधन की खबर दी। जियानलुका वियाली की निधन की खबर मिलने के बाद से ही फुटबॉल फैंस सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जियानलुका वियाली ने अपने करियर में इटली की नेशनल टीम के लिए कुल 59 मैच खेला था। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।